क्या होगा अगर इंसानी दिमाग के लिए कुछ भी सीखने का सबसे खराब तरीका, मतलब सबसे बोरिंग और बेअसर तरीका, बस चुपचाप बैठकर किसी को सुनना हो? सुनने में तो ये बात काफी अजीब लग सकती है। हाँ, है ना? क्योंकि हम तो बचपन से यही सीखते आए हैं कि क्लास में चुपचाप बैठो और सुनो। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो सामग्री है वो ठीक यही दावा करती है। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, आज हम 3 मई 2026 को तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित एक बहुत ही बेहतरीन शोध पत्र पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। शिवा नारायण का ये रिसर्च पेपर है। सही कहा। और इसका शीर्षक है फ्रॉम क्लासरूम टू नॉलेज स्टूडियो, आर्किटेक्चर ऑफ ज्ञानपीठ लर्निंग स्पेसेस। तो आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम समझें कि आखिर ये तक्षशिला मॉडल क्या है। मतलब कैसे ये मॉडल उन पुरानी निष्क्रिय स्कूलों को एक डायनामिक नॉलेज स्टूडियो और हैप्पीनेस क्लासरूम में बदल रहा है। और ये भी जानना कि कैसे जानकारी को सिर्फ सुनने की बजाय उसे सक्रिय रूप से बनाने की, यानी कंस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया काम करती है। ये पेपर देखा जाए तो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली की पूरी बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस पर बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि मौजूदा सिस्टम में आखिर खराबी क्या है। मतलब जब हम किसी क्लासरूम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डेस्क की कतारें, सामने एक ब्लैक बोर्ड और एक टीचर जो बोल रहा है। एग्जैक्टली। एक तरह से देखा जाए तो ये किसी क्लिनिक के वेटिंग रूम जैसा लगता है ना? हाँ, बहुत सही उपमा दी आपने। एक वेटिंग रूम, मतलब जहां हर कोई बस अपनी जगह पर खामोश बैठा है और बस जानकारी के आने का इंतजार कर रहा है। और जब वो जानकारी शिक्षक के जरिए आती है तो उसे बस निष्क्रिय रूप से ग्रहण कर लिया जाता है, जिसे हम पैसिव लर्निंग कहते हैं। हाँ, पैसिव लर्निंग। लेकिन ये जो नया शोध पत्र है ना, ये एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करता है। मतलब अगर हम वेटिंग रूम वाली इस पुरानी छवि को हटा दें और कल्पना करें कि क्लासरूम का दरवाजा खोलने पर अंदर किसी फिल्म सेट या किसी डिजाइन स्टूडियो का नजारा मिले, जहां कोई भी खाली नहीं बैठा है, हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। और यही वो जगह है जहां से टॉकिंग स्कूल्स का अंत होता है। अच्छा, टॉकिंग स्कूल्स। हाँ, पेपर में इसे यही नाम दिया गया है और यहीं से नॉलेज स्टूडियो का उदय होता है। देखिए, टॉकिंग स्कूल्स का मॉडल पूरी तरह से खपत पर आधारित है। खपत मतलब कंजम्पशन। बिल्कुल, कंजम्पशन। ज्ञान बस एक दिशा में बह रहा है, शिक्षक से छात्र की ओर। लेकिन ये जो तक्षशिला मॉडल है, ये इसके ठीक विपरीत लर्नोग्राफी के सिद्धांत पर काम करता है। लर्नोग्राफी? ये शब्द थोड़ा नया है, इसका मतलब क्या हुआ? लर्नोग्राफी का अर्थ है ज्ञान को सिर्फ सुनकर ग्रहण करने के बजाय एक्शन और मोटर एंगेजमेंट के जरिए उसका निर्माण करना। मोटर एंगेजमेंट मतलब शारीरिक गतिविधि और मानसिक प्रक्रिया का एक साथ जुड़ना, राइट? एकदम सही। क्योंकि अगर कोई छात्र अपनी जगह पर बैठकर सिर्फ लेक्चर सुन रहा है तो वो जानकारी बस हवा में तैरती रहती है। हाँ, वो शब्दों को सुनता जरूर है, लेकिन दिमाग में उनकी कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं बनती। मतलब इस रिसर्च पेपर में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस। संज्ञानात्मक अंधापन। हाँ, मतलब शब्द कानों में जा रहे हैं लेकिन दिमाग में उनका कोई मॉडल या नक्शा नहीं बन पा रहा है, अंदर सब ब्लैंक है। और इसी कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस को खत्म करने के लिए क्लासरूम को स्टूडियो में बदलना जरूरी बताया गया है। तो स्टूडियो में ऐसा क्या अलग होता है? देखिए, एक स्टूडियो में आउटपुट अमूर्त नहीं होता, मतलब हवाई बातें नहीं होती, वहां ठोस चीजें बनती हैं। ज्ञानपीठ नॉलेज स्टूडियो में छात्र केवल श्रोता नहीं है। तो वे क्या कर रहे होते हैं? वे लर्नोग्राफी, ब्रेन पेज, नॉलेज मैप्स और फंक्शनल मॉड्यूल्स बनाते हैं। अरे वाह! हाँ, ये जानकारी के महज अनुवाद से आगे बढ़कर उसे एक भौतिक आकार देने की प्रक्रिया है। अच्छा, इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझते हैं। मान लीजिए कि विषय है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो एक पारंपरिक क्लास में क्या होगा? शिक्षक इसकी परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा और छात्र उसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे, बस। लेकिन एक नॉलेज स्टूडियो में क्या हो रहा होगा? नॉलेज स्टूडियो में वो छात्र शायद एक खाली पन्ना लेकर उस पूरी प्रक्रिया का एक विजुअल मैप बना रहा होगा, नक्शा बना रहा होगा। मतलब सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के फ्लो को तीरों और डायग्राम के जरिए दिखा रहा होगा। बिल्कुल, वो खुद एक ब्रेन पेज का निर्माण कर रहा होगा। और जब वो नक्शा बनाया जाता है ना, तो उस अमूर्त जानकारी को एक भौतिक आकार मिल जाता है। मतलब वो जानकारी डिकोड होकर दिमाग के हिसाब से दोबारा रिकोड हो रही है। एग्जैक्टली।
खपत से उत्पादन की ओर, कंजम्पशन से प्रोडक्शन की ओर, ये जो बदलाव है यही इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। सही बात है। जब तक कोई चीज खुद बनाई ना जाए वो दिमाग का गहरा हिस्सा नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन यहां मुझे एक सवाल आ रहा है। अगर एक स्टूडियो की तरह काम हो रहा है, लगातार ठोस नक्शे और ब्रेन पेज बन रहे हैं, तो दिन भर में किस तरह की और कितनी सामग्री पर फोकस किया जाता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि अगर हम पारंपरिक स्कूलों को देखें तो वहां तो हर 45 मिनट में घंटी बजती है ना? 45 मिनट इतिहास पढ़ा, फिर घंटी बजी तो 45 मिनट गणित पढ़ने लगे। हाँ, और दिमाग को हर बार एक नया गियर डालना पड़ता है। वही तो तक्षशिला मॉडल में क्या होता है? देखिए, तक्षशिला मॉडल के अनुसार 45 मिनट का ये मॉडल सतही शिक्षा को जन्म देता है। सतही मतलब सरफेस लेवल की लर्निंग। हाँ, जब हर घंटे विषय बदलता है तो किसी भी विषय की गहराई में जाने का तो समय ही नहीं मिलता। इसलिए ये नया मॉडल इस समस्या को 1 डे 1 बुक मॉडल से सुलझाता है। 1 डे 1 बुक मतलब एक दिन में सिर्फ एक किताब। बिल्कुल। यहाँ ब्रेथ के बजाय यानी फैलाव के बजाय डेप्थ यानी गहराई पर जोर दिया जाता है। पूरे दिन एक ही स्रोत या किताब पर काम किया जाता है। एक ही दिन में केवल एक किताब पर काम करना, ये विचार थोड़ा उलझन में डालने वाला है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि 45 मिनट के पीरियड शायद इसीलिए बनाए गए थे ताकि एक रास्ता टूटे, बोरियत ना हो, ध्यान भंग ना हो। अगर कोई बच्चा सुबह से शाम तक सिर्फ जीव विज्ञान ही पढ़ता रहे तो क्या वो उबाऊ और थकाऊ नहीं हो जाएगा? ये थकाऊ तब होता जब काम सिर्फ पढ़ने या सुनने का होता। अच्छा। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, ये एक स्टूडियो है। यहाँ काम का स्वरूप लगातार बदलता रहता है। तो एक ही विषय पर अलग अलग काम होते हैं? हाँ, एक ही विषय को 7-11 हस्तांतरण आयामों, जिसे रिसर्च में 7 KT डायमेंशंस कहा गया है, उसके जरिए प्रोसेस किया जाता है। 7 KT डायमेंशंस? बोरियत इसलिए नहीं होती क्योंकि हर आयाम में मस्तिष्क का जुड़ाव एक नए तरीके से होता है। 7 आयाम। इसका मतलब है कि जानकारी को अलग अलग एंगल से तोड़ना। बिल्कुल। अगर हम उसी फोटोसिंथेसिस वाले उदाहरण को वापस लें तो पहला आयाम शायद उसकी बुनियादी परिभाषा को डिकोड करना होगा, है ना? हाँ, और दूसरा आयाम ये समझना हो सकता है कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। सही है। तीसरा आयाम ये हो सकता है कि इसके इनपुट्स और आउटपुट क्या हैं। हाँ। चौथा आयाम इसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल। और पांचवा आयाम किसी समस्या को सुलझाना हो सकता है। जैसे अगर सूरज की रोशनी ना हो तो क्या होगा? इस तरह के सवाल। एकदम सही। तो देखिए, विषय वही रहता है लेकिन काम का स्वरूप लगातार बदल रहा है, और इसी जगह पर तक्षशिला न्यूरोसाइंस की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। न्यूरोसाइंस, इसका दिमाग की बनावट से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। जब इस तरह अलग अलग आयामों से काम करते हुए ब्रेन पेज बनाया जाता है तो दिमाग में मोटर एक्टिवेशन होता है और ये सीधा मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस को ट्रिगर करता है। शोध में इसे बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस तो मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो यादें सहेजता है। हाँ। लेकिन यहाँ कंपस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ऐसा लगता है जैसे ये किसी दिशा सूचक यंत्र मतलब नेविगेशन टूल की तरह काम कर रहा हो। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। देखिए, मानव मस्तिष्क का विकास मूल रूप से भौतिक दुनिया में रास्ता खोजने और नेविगेट करने के लिए ही हुआ है। अच्छा, जंगलों में रास्ता खोजना और वो सब? बिल्कुल। हिप्पोकैम्पस मुख्य रूप से स्पेशियल मेमोरी यानी स्थानिक स्मृति का केंद्र है। तो जब एक दृश्य नॉलेज मैप बनाया जाता है तो जानकारी को पन्नों पर एक भौतिक स्थान मिल जाता है। ओह, तो दिमाग के लिए वो जानकारी एक जगह बन जाती है। एग्जैक्टली। मस्तिष्क उस जानकारी के बीच वैसे ही नेविगेट करता है जैसे वो किसी शहर के नक्शे में रास्ता खोजता है। अरे वाह, इन्हीं से बचा सके। हाँ, और ये रटने की प्रक्रिया से एकदम अलग है। रटने में तो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल। और मैंने देखा कि शोध में एक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया का जिक्र है, डोपामिनर्जिक एंगेजमेंट, जिसे सब्सटेंशिया निग्रा एक्टिवेशन से जोड़ा गया है। डोपामाइन तो आप जानते ही हैं, ये मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम है। इनाम वाली फीलिंग। हाँ, तो जब कोई चुपचाप बैठकर लेक्चर सुनता है तो मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है, जहां अक्सर ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। हाँ, बच्चे दिन में सपने देखने लगते हैं कि लंच में क्या खाएंगे। बिल्कुल। लेकिन एक नॉलेज स्टूडियो में
जब कोई मॉड्यूल पूरा होता है या कोई मुश्किल ज्ञान का नक्शा सफलतापूर्वक बन जाता है तो सब्सटेंशिया निग्रा सक्रिय होता है और मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है। वो वही एहसास है जो वीडियो गेम में कोई लेवल पार करने पर मिलता है। एकदम वही। या कोई मुश्किल पजल सुलझाने पर जो खुशी होती है। कुछ नया बनाने और उसे अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखने की खुशी। इसीलिए पेपर में इसे हैप्पीनेस क्लासरूम कहा गया है। जी हाँ, ये खुशी किसी बाहरी मनोरंजन से नहीं आ रही है। ये ज्ञान के निर्माण और उसे लागू करने की सफलता से आ रही है। और ये डोपामाइन सिर्फ खुशी नहीं देता, ये ज्ञान को और गहराई से सहेजने में भी मदद करता है। मतलब जब सीखने की प्रक्रिया ही एक रिवॉर्ड लूप बन जाए तो प्रेरणा अंदर से आती है, किसी को डंडे के जोर पे पढ़ाना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या दिखाई दे रही है। वो क्या? देखिए, अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं और वे सभी डोपामाइन से भरे हुए हैं, फुल एनर्जी में, सक्रिय रूप से नक्शे बना रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं और चीजें बना रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से अराजकता और अव्यवस्था का रूप ले सकता है। केओस हो सकता है। हाँ, मतलब शायद इसीलिए वो 45 मिनट के पीरियड और चुपचाप बैठने वाला मॉडल बना था, ताकि 50 बच्चों को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इस इतनी भारी ऊर्जा को एक कमरे में बिना शोर शराबे के कैसे संभाला जाता है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसी ऊर्जा को अनुशासित करने और अराजकता से बचाने के लिए एक खास आर्किटेक्चर तैयार किया गया है, 7x7+1 आर्किटेक्चर। 7x7+1? हाँ, क्लासरूम को एक मल्टी कोर इंजन की तरह डिजाइन किया गया है। मल्टी कोर इंजन मतलब अगर पुरानी क्लासरूम एक सिंगल कोर प्रोसेसर थी, जहां डेटा सिर्फ एक लाइन में चलता था, एक शिक्षक, एक विषय, एक दिशा, तो यहाँ मल्टी कोर प्रोसेसर में कई काम एक साथ समानांतर या पैरेलल रूप से हो रहे हैं। बिल्कुल, ये एक समानांतर ज्ञान निर्माण प्रणाली पर चलता है। रुको, 7x7+1, इसका गणित बहुत दिलचस्प लग रहा है। 7 समूह और हर समूह में 7 छात्र, ये हुए 49। तो क्लास में 49 छात्र हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये +1 कौन है? कहीं ये टीचर तो नहीं जो इन पर नजर रख रहा है? कोई भी पहली बार में यही अनुमान लगाएगा, लेकिन वो +1 शिक्षक नहीं है। अच्छा, तो फिर कौन है? वो +1 भी एक छात्र ही है। सच में? हाँ, जिसे फेज सुपीरियर कहा जाता है। ये पूरे क्लास का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। एक छात्र ही पूरी क्लास का संचालन कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखिए, 50 छात्रों की क्लास को 7 छोटे मिनिएचर स्कूल्स में बांट दिया जाता है। 7 छोटे स्कूल एक ही क्लास में? बिल्कुल। हर मिनिएचर स्कूल में 7 छात्र होते हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं, और ये सभी छात्र पहले से प्रशिक्षित होते हैं। प्रशिक्षित होते हैं मतलब उन्हें पता होता है कि क्या करना है? हाँ, उन्हें पता होता है कि नॉलेज स्टूडियो में काम कैसे करना है, नक्शे कैसे बनाने हैं और समस्याओं को कैसे सुलझाना है। और वो जो फेज सुपीरियर है, उसका क्या काम है? उसका काम इन 7 मिनिएचर स्कूलों के बीच तालमेल बिठाना है। वो टास्क को मॉनिटर करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी समानांतर रूप से सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर फेज सुपीरियर सबसे ऊपर है, तो बाकी छात्रों के पास भी तो कोई भूमिका होती होगी। मेरा मतलब है 7 समूहों को अकेले मैनेज करना किसी एक छात्र के लिए बहुत बड़ा काम है। हाँ, बिल्कुल। और अगर ये एक समानांतर प्रणाली है, तो हर समूह को अपने स्तर पर भी स्वायत्त या ऑटोनॉमस होना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसके लिए एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है। वो कैसे? फेज सुपीरियर के बाद एक सिस्टम मॉड्यूलेटर होता है जो पहले मिनिएचर स्कूल का प्रभार लेता है। अच्छा। फिर एक क्लास ऑपरेटर होता है जो दूसरे मिनिएचर स्कूल की जिम्मेदारी उठाता है, और बाकी बचे 5 समूहों के लिए 5 सब्जेक्ट हेड्स होते हैं। तो इस तरह से नेतृत्व विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। बिल्कुल। यार, ये तो पूरी तरह से किसी आधुनिक टेक कंपनी जैसा लग रहा है। हाँ, है ना? जहां अलग अलग छोटी टीमें एक बड़े प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ काम कर रही होती हैं। लेकिन क्या ये भूमिकाएं फिक्स होती हैं? मतलब अगर एक छात्र हमेशा फेज सुपीरियर बना रहेगा, तो बाकी बच्चों को तो कभी लीडरशिप का मौका ही नहीं मिलेगा। इस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये भूमिकाएं स्थायी नहीं होती। हर 3 सप्ताह में एक शिफ्ट रोटेशन होता है। ओहो, मतलब रोल बदलते रहते हैं। बिल्कुल। जो छात्र आज एक सामान्य टीम मेंबर है, वो 3 हफ्ते बाद सब्जेक्ट हेड या सिस्टम मॉड्यूलेटर बन सकता है। ये तो बहुत बढ़िया है। इससे हर छात्र को नेतृत्व क्षमता, सिस्टम का संचालन और विषय में एक्सपर्टीज हासिल करने का समान अवसर मिलता है। हाँ,
और ये पीयर टू पीयर लर्निंग यानी सहपाठियों से सीखने का एक ऐसा मॉडल है जो अधिकार के डर को भी खत्म कर देता है। अधिकार का डर मतलब वो जो अक्सर एक टीचर के सामने बच्चे महसूस करते हैं, सवाल पूछने में डरते हैं। बिल्कुल, जब बच्चे आपस में सीखते हैं तो वो झिझक नहीं रहती। और इस पूरे मॉडल में नंबर 7 का बार बार आना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई संयोग है। 7 समूह, हर समूह में 7 छात्र और 7 ज्ञान हस्तांतरण आयाम। इस नंबर 7 का क्या विज्ञान है? 10 या 5 छात्रों को ग्रुप क्यों नहीं बनाया गया? मनोविज्ञान में इसे एक कॉग्निटिव लिमिट या संज्ञानात्मक सीमा माना जाता है। आपने मिलर्स लॉ के बारे में सुना है? मिलर्स लॉ? हाँ, नहीं, ये क्या है? इसके अनुसार एक औसत इंसान का दिमाग एक बार में लगभग 7 चीजों को ही सक्रिय स्मृति में रख सकता है। अच्छा, वर्किंग मेमोरी में सिर्फ 7 चीजें? हाँ, और जब बात सहयोग या कोलैबोरेशन की आती है तो 7 लोगों का समूह एक आदर्श आकार होता है। वो कैसे? क्योंकि 7 से कम लोगों में विचारों की विविधता कम हो जाती है, और अगर 7 से ज्यादा लोग हों तो बातचीत में अव्यवस्था आ जाती है। हाँ, और कुछ लोग छिपकर निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब भीड़ में कोई काम नहीं करता और पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक है। 7 लोगों की टीम में छिपने की जगह ही नहीं होती, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एकदम सही। लेकिन ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वो क्या? देखिए, अगर छात्र खुद ही छोटे शिक्षकों या स्मॉल टीचर्स की तरह काम कर रहे हैं, अपना नॉलेज मैप खुद बना रहे हैं, हर 3 हफ्ते में अपनी भूमिकाएं बदलकर क्लासरूम का संचालन भी खुद ही कर रहे हैं, तो फिर उस कमरे में मौजूद जो असली शिक्षक है वो क्या कर रहा है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन शिक्षक की भूमिका इस मॉडल में खत्म नहीं होती। तो क्या वो बस एक मूकदर्शक बन जाता है? नहीं, बल्कि उसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है, और सच कहूं तो वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कैसे? तब जानकारी बांटने वाला डिलीवरी बॉय नहीं रह जाता, वो एक ज्ञानपीठ आर्किटेक्ट या टास्क मॉडरेटर बन जाता है। ज्ञानपीठ आर्किटेक्ट मतलब वो सामग्री परोसता नहीं है, बल्कि उस माहौल और प्रक्रिया को डिजाइन करता है जिसमें छात्र खुद ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो ये सुनिश्चित करता है कि ये निर्माण सही दिशा में हो रहा है। अच्छा, जब छात्र पैरेलल रूप से ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं तो शिक्षक उनके बनाए हुए ब्रेन पेज और फंक्शनल मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करता है। क्वालिटी चेक करता है। हाँ, वो देखता है कि जो आउटपुट बन रहा है वो कितना सटीक है। वो फीडबैक देता है और दिशा तय करता है, और इसके लिए शिक्षक तक्षशिला टैक्सोनॉमी का उपयोग करता है। तक्षशिला टैक्सोनॉमी का मतलब तो किसी चीज को अलग अलग स्तरों में बांटना होता है। क्या ये ज्ञान निर्माण की प्रगति को मापने का कोई तरीका है? बिल्कुल सही। ये ज्ञान निर्माण के अलग अलग स्तरों का एक स्पष्ट ढांचा है। इसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक की प्रगति शामिल है। इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। लेवल 1 में क्या होता है? लेवल 1 बहुत ही बुनियादी स्तर है, बेसिक लिटरेसी या बुनियादी साक्षरता। ठीक है। यहाँ छात्र केवल जानकारी को पहचानता है और तथ्यों को इकट्ठा करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पारंपरिक स्कूल अक्सर इसी स्तर पर आकर रुक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, तथ्य याद कर लिए और परीक्षा की कॉपी में लिख दिए, रट्टा मार लिया। हाँ, लेकिन तक्षशिला मॉडल में इससे आगे कैसे बढ़ा जाता है? लेवल 2 में जानकारी के बीच संबंध खोजना शुरू होता है। मतलब जो तथ्य हमने सीखे हैं वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? एग्जैक्टली। फिर लेवल 3 आता है। इसमें उस ज्ञान का एप्लीकेशन होता है, यानी वास्तविक दुनिया की किसी समस्या पर उस ज्ञान को लागू करना। प्रैक्टिकल यूज। हाँ, फिर लेवल 4 में विश्लेषण और मूल्यांकन होता है, और अंत में सबसे ऊपर आता है लेवल 5, रिसर्च लेवल नॉलेज क्रिएशन। रिसर्च लेवल नॉलेज क्रिएशन मतलब यहाँ सिर्फ किताबी बातों को समझा नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन अवधारणाओं का उपयोग करके कोई नई हाइपोथेसिस या समाधान तैयार किया जा रहा है। एक तरह से छात्र खुद एक शोधकर्ता बनने की प्रक्रिया में है। एकदम सही। और एक टास्क मॉडरेटर के रूप में शिक्षक का मुख्य काम यही देखना है कि उसका नॉलेज स्टूडियो ऐसे छात्र तैयार करें जो लेवल 1 की बुनियादी साक्षरता से उठकर लेवल 5 के ज्ञान निर्माण तक पहुंच सकें। मतलब शिक्षक एक गाइड है जो छात्रों को इस टैक्सोनॉमी के स्तरों पर ऊपर चढ़ने में मदद करता है। हाँ, वो राह दिखाता है, लेकिन चलना छात्रों को खुद पड़ता है। यार, ये पूरा विश्लेषण शिक्षा के प्रति एक बहुत ही गहरा और एकदम नया नजरिया पेश करता है। बिल्कुल करता है। हम आज की इस पूरी चर्चा और इस शोध पत्र के सार को एक सूत्र में पिरोएं तो ये स्पष्ट होता है कि ज्ञानपीठ लर्निंग स्पेस शिक्षा को महज निर्देशों की प्रणाली से निकालकर ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रणाली में बदल रहा है। बहुत सही तरह से समेटा आपने।
ये निष्क्रिय सुनने की जगह एक्शन, सहयोग और अमूर्त विचारों को ब्रेन पेज में ढालने की कला है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। ये किसी भी नई जानकारी को प्रोसेस करने का एक बेहतरीन तंत्र है। बिल्कुल, इसे कहीं भी लागू किया जा सकता है। चाहे कोई प्रोफेशनल हो, रिसर्चर हो या कोई स्टूडेंट, जानकारी का सिर्फ उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बने रहना अब काफी नहीं है। उसका सक्रिय निर्माता बनना बहुत जरूरी है। और जब इस तरह की प्रणाली काम कर रही हो, जहां हर कोई एक निर्माता है, तो ये हमारी मौजूदा मूल्यांकन प्रणालियों यानी जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है और ये जाते जाते एक बहुत गहरे सवाल को जन्म देता है। कैसा सवाल? विचार करने वाली बात है। यदि इस मॉडल के तहत छात्रों को छोटे शिक्षक और सक्रिय ज्ञान निर्माता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, यदि वे 7x7 आर्किटेक्चर में एक टीम के रूप में मिलकर जटिल समस्याओं को हल कर रहे हैं और रोजमर्रा के आधार पर वास्तविक आउटपुट दे रहे हैं, तो फिर भविष्य में एक बंद कमरे में अकेले बैठकर दी जाने वाली उन पारंपरिक परीक्षाओं का क्या अर्थ रह जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है ना? जब असल दुनिया और ये नया नॉलेज स्टूडियो दोनों ही पूरी तरह से सहयोगात्मक और प्रक्रिया संचालित हैं, मतलब कोलैबोरेटिव और प्रोसेस ड्रिवन हैं, तो केवल एकांत में याददाश्त परखने वाली परीक्षाओं का भविष्य क्या होगा? क्या ज्ञान मापने का वो पुराना तरीका खुद भी इस नए स्टूडियो मॉडल के सामने हमेशा के लिए अप्रासंगिक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विचार है जो शिक्षा के भविष्य और मूल्यांकन के तरीकों पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो सुनने वालों, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।